सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है। एसआई पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। आरपीएससी में बाबूलाल कटारा से पूछताछ जारी है। बाबूलाल कटारा से 6 घंटे से एसओजी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। एसओजी सीज कमरे को खुलवाकर पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। मामले में एसओजी बयान भी दर्ज कर रही है। पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बेटे देवेश बेटी शोभा से भी पूछताछ की गई। 2 घंटे की पूछताछ के बाद तीनों को एसओजी जयपुर रवाना किया गया है, लेकिन बाबूलाल कटारा से अभी भी पूछताछ की जा रही है। अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या अपडेट मिल पा रहा है? 6 घंटों से लगातार पूछताछ की जा रही है बाबूलाल कटारा से। जी बिल्कुल, एसआई भर्ती मामले में किस तरह से पेपर जो है बाबूलाल कटारा को मिला, आरपीएससी से ये पेपर किस तरह से मिला और उन्होंने जो है रामूराम रायका को ये पेपर कैसे दिया, उसे 6 घंटे से जो है पूछताछ है। आरपीएससी के उनके जो चैम्बर हैं उनकी अलमारियों के ताले अभी जो है एसओजी की ओर से खोले गए और अब जो है उनसे लगातार उनके ही चैम्बर में जो अभी क्योंकि वर्तमान में भी वह जो है सदस्य है तो उनके चैम्बर में पूछताछ जारी है। एसओजी के अधिकारी उनसे इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं कि वो पेपर उन्होंने कहां से लिया था और ये पेपर उनके पास कहां से पहुंचा। यहाँ के जो कर्मचारी थे और जो अधिकारी थे उनसे भी इस मामले को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जानकारी ली गई। जो अधिकारी जो कर्मचारी इस भर्ती में शामिल थे और पेपर बनने से लेकर इसको वितरण करने तक कौन कौन इसमें जिम्मेदार था, उन सभी विषयों को लेकर जो है बाबूलाल कटारा से पूछताछ यहाँ पर लगातार जारी है। बाबूलाल कटारा से पहले यहाँ पर रामूराम रायका और जो उनके बेटी और बेटी हैं उनसे भी यहाँ पर 2 घंटे करीब 1.5 से 2 घंटे पूछताछ की गई थी और उसके बाद जो है उनकी पूछताछ के बाद एसओजी की टीम जो है एक टीम उनको जयपुर लेकर रवाना हुई है। लेकिन बाबूलाल जो कटारा है उनसे जो है पूछताछ लगातार जारी है। उनसे यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि ये पेपर उनके पास कैसे आया, उनको कैसे मिला, क्योंकि हालांकि कन्वीनर वही थे उस पेपर को बनाने वाले, लेकिन इन्होंने ये पेपर जो है बाबूलाल कटारा ने रामूराम रायका को दिया था तो उनके बेटे बेटी के लिए दिया था, ये बात सामने आ रही है। लेकिन और किस किस के पास ये पेपर गया था, इस पूरे विषय को लेकर जो है गहनता से यहाँ पर पड़ताल की जाएगी। बयान यहाँ पर जो है हो सकता है अंदर कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से एसओजी इस मामले की जांच में जुटी है। तो किस तरह के दस्तावेज अंदर मिले हैं वो दस्तावेजों को लेकर भी जानकारी जुटाकर अग्रिम कार्रवाई यहाँ पर जो है एसओजी की ओर से की जानी है। जी, ये दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एसओजी की जांच में कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। 67 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अशोक, और कहा यह जा रहा है कि कई और जगह जहां पर कई और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि लीड मिली है एसओजी को। जी बिल्कुल, एसओजी को लगातार लीड मिल रही है इस पेपर में। इस पेपर के लीक होने के बाद 72 जो है एसआई जो है उनको हिरासत में लिया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब इसमें और कौन कौन शामिल हैं, क्योंकि भर्ती में जो शामिल हुए थे वह सभी जो है अब ज्वाइनिंग भी पा चुके हैं, ट्रेनिंग भी जो उनकी चल रही है। तो ऐसे में इस पेपर से जुड़े हुए लोग जो हैं वो कौन कौन शामिल हैं, अब क्योंकि आरपीएससी की ओर से जो है इस पेपर को लेकर भी सरकार से भी वार्ता की गई थी और इसको रद्द करने की बात हो या फिर अन्य बात हो उसे लेकर अलग चर्चा चल रही है। लेकिन ये पेपर बाहर कैसे आया उसको लेकर जो है लगातार आरपीएससी ने जो है अपनी जो जांच में सहयोग करते हुए, क्योंकि अधिकारी यहाँ के हैं उन्होंने सहयोग भी किया है और अभी जो है जो चैम्बर था उसको खुलवाकर उसमें जो अलमारियां थी उसको सुरक्षित यहाँ पर एसओजी की ओर से रखा गया था। वो जो दस्तावेज है उसमें एसआई भर्ती से रिलेटेड क्या क्या दस्तावेज थे, कौन कौन इसमें जो शामिल थे और जो कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल थे वो कौन कौन थे, किन किन से संपर्क जो है बाबूलाल कटारा का था, इन सभी विषयों को लेकर जो है पूछताछ अंदर जारी है। हो सकता है कर्मचारियों और अधिकारियों से जो बयान है उनके वो दर्ज किए जा सकते हैं, बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण पूछताछ की जा रही है बाबूलाल कटारा से। इससे पहले रामूराम रायका और उनके बेटे और बेटी से भी पूछताछ की गई 2 घंटे तक। आप नजर बनाए रखिएगा इस पर। अशोक, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। तो एसआई भर्ती के लिए हुई परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी का एक्शन लगातार जारी। अब तक 67 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब एसओजी की जांच में तार चिड़ावा से लेकर जोधपुर तक जुड़ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एक्शन तेज।
एसओजी ने आरोपियों के घर से बरामद की डायरियां। डायरी में पैसों के लेन देन का जिक्र। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार ट्रेनी थानेदार विजेंद्र कुमार और उनकी सहयोगी ऋतु शर्मा को एसओजी की टीम चिड़ावा लेकर आई, जहां वार्ड 25 में आरोपी विजेंद्र के घर और सूरजगढ़ सिंघाना तिराहा स्टैंड के पास वार्ड 12 में ऋतु शर्मा के घर पर तकरीबन पौने घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक डायरी मिलने के बाद सामने आई है। ये डायरी कई और राज खोल सकती है। टीम ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर उनके घरों से रुपयों के लेन देन संबंधी डायरियां जब्त की। डायरी बरामद होने के बाद एसओजी की टीम वापस लौट गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों एसओजी की टीम ने ट्रेनी एसआई विजेंद्र को गिरफ्तार किया था और उसके बाद पूछताछ में सामने आया कि ऋतु शर्मा ने एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर सॉल्व करवाने में विजेंद्र की मदद की, जिसके बदले में उसने परीक्षा सेंटर संचालक को 8 लाख रुपए दिलवाए थे और उसके बाद एसओजी का डर दिखा गिरफ्तारी से बचाने के लिए 10 लाख रुपए दिलवाए। 10 लाख रुपयों से 3 लाख रुपए का भुगतान रिटायर्ड फौजी ने ऑनलाइन करवाया और 7 लाख रुपए ऋतु को दिए, जिसने अपने पूर्व परिचित जोधपुर के परीक्षा सेंटर संचालक से लेन देन की सारी डील की थी। एसओजी चिड़ावा की ऋतु शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अन्य लोग भी एसओजी के रडार पर आ चुके हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी की टीम ने गत दिनों ट्रेनी एसआई विजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में ऋतु शर्मा का नाम आया था। उन्होंने जोधपुर में पेपर सोल्व करवाने में विजेंद्र सिंह की मदद की थी। अब इन दोनों से पूछताछ के बाद एसओजी की टीम विजेंद्र सिंह और ऋतु शर्मा को चिड़ावा लेकर पहुंची और चिड़ावा में इन दोनों के आवास पर सर्च की कार्रवाई की। करीब पौन घंटे तक इन दोनों के आवास पर सर्च की कार्रवाई की गई। इस सर्च की कार्रवाई के दौरान एसओजी की टीम को रुपयों के लेन देन से संबंधित डायरिया मिली है। अब ये डायरिया एसओजी की टीम खंगालेगी और इन डायरियों में जो राज छुपे हुए हैं वो इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों को उजागर करेंगे। अब आने वाले दिनों में एसओजी की टीम इन डायरियों और जो भी तथ्य मिलते हैं उनके आधार पर इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों पर शिकंजा कसेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। उधर भीलवाड़ा में कुछ जिलों को खत्म करने पर दिए गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने जिलों को लेकर सरकार से रुख साफ करने की मांग की है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का बयान समझ से परे है। देखिए रिपोर्ट। एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, ये ऐसे जिले बना दिए जो तुष्टिकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए, तो हम इसका कई जिले हटाएंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने मदन राठौड़ पर पलटवार किया और सरकार से नए जिलों को लेकर रुख साफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नए जिले बने हों और फिर उन्हें कैंसिल कर दिया गया हो। जिला में विधायक था, हमारी सरकार थी, मैंने जिला बनाया। अब जिला कैंसिल होता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं होगी केकड़ी के लोगों के लिए। जिलों को लेकर प्रदेश में जंग जारी है। इसमें बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज कांग्रेस पर पलटवार करते दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी फायदे के लिए 19 जिले बनाने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के नेता रघु शर्मा जी ने और एक दूसरे मंत्री विश्नोई जी ने जिस तरीके का राजस्थान के जिलों के ऊपर जो बयान दिया है वो समझ से परे है। जिस तरीके से चुनावी लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाते जाते राजस्थान में 1.5 दर्जन से ज्यादा जिले बना दिए, जिसका ना कोई रोड मैप बनाया, ना विकास का कोई खाका तैयार किया, ना उनके लिए कोई बजट रखा। आज जब केवल चुनाव जीतने के लिए आपने इस तरह के प्रयोग किए और उसका भी परिणाम राजस्थान की जनता ने आपको दिखाया कि आप बुरी तरह उन जिलों में चुनाव हार गए जहां आपने जिले बनाए। ना राजस्थान की मांग थी, ना राजस्थान के उस क्षेत्र के लोग कुछ करना चाहते। सांचौर, केकड़ी समेत कई ऐसे जिले हैं जिन्हें प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने खत्म करने की बात कही है। उनका आरोप है
कि सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस ने अपनी सरकार में जिलों को बनाया। बहरहाल सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला कहां तक जाता है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में रेनोवेट हो रहे राजस्थान हाउस को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान हाउस में प्रदेश की संस्कृति की झलक दिखेगी और राजस्थान हाउस की दीवारों को पेंटिंग से सजाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कैफेटेरिया में राजस्थानी व्यंजन खास तौर पर परोसे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान हाउस में बिजनेस सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही ये राजस्थान हाउस बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जो कि दिल्ली में रेनोवेट हो रहे राजस्थान हाउस का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हैं। मैम, क्या कुछ खासियत रहेंगी? आप रेनोवेट करने आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, देखिए, मैं यहाँ पर आज इसका इंस्पेक्शन करने आई हूँ और काम थोड़ा और तेज गति से हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे रेगुलेशंस हैं बिल्डिंग के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चला है। लेकिन अब कोशिश करेंगे जल्दी इसका निर्माण काम जो है वो जल्दी खत्म हो जाए और इसमें सारी फैसिलिटीज होंगी। एक बहुत सुंदर और भव्य इस बिल्डिंग को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। मैम, फैसिलिटीज की आपने बात की, तो क्या कुछ और खास चीजें होने वाली है? क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो संस्कृति से भरा हुआ है, तो वो भी क्या चीज यहाँ पर देखी जाएंगी? बिल्कुल, उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक तो इंटरप्रिटेशन सेंटर कम इंफॉर्मेशन सेंटर भी यहाँ पर बने और जो यहाँ पर कैफेटेरिया है वहाँ भी राजस्थानी भोजन सबको मिले, तो वो भी एक राजस्थान का स्वाद है। और दूसरा हम लोग और भी देखेंगे, कल्चरल इवेंट्स भी यहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बीकानेर हाउस है जहाँ पर ये सब होता है, ऑलरेडी हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको भी उन सब चीजों से जोड़ा जाए। मैम, बस लास्ट सवाल है कि कब तक ये पूरा होने की उम्मीद है? कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जिनका कहना है कि दिल्ली में बन रहे राजस्थान हाउस के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति की झलक देखने के लिए मिलेगी और खास तौर से यहाँ पर एक कैफेटेरिया का निर्माण भी किया जाएगा, जहाँ पर राजस्थानी फूड खास तौर से आने वाले जो लोग हैं उनको परोसे जाएंगे। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये राजस्थान हाउस बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि सबको लंबे समय से इंतजार है। और आपको बता दें कि दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर इस राजस्थान हाउस का निर्माण किया जा रहा है और न्यूज़ 18 पर आप इसकी पहली झलक देख रहे हैं कि जिस तरीके से अंडर कंस्ट्रक्शन ये पूरी बिल्डिंग है। आप देखें तो यहाँ पर भव्यता आपको देखते हुए समझ में आ रही होगी किस तरीके से इस पूरे राजस्थान हाउस का रिनोवेशन किया जा रहा है। और यहाँ पर कई सारी फैसिलिटीज जो है वो आने वाले समय में लोग देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस पर्पज से भी कॉन्फ्रेंस जो हाउसेज है, यानी कि जो हॉल हैं, वो यहाँ पर बनाया जाएगा। और यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं इस राजस्थान हाउस में जब आएंगे तो आपको राजस्थान की कला संस्कृति की झलक यहाँ देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ का जो भोजन है वो भी यहाँ पर मिलेगा। दिल्ली से रचना की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 के लिए। और अब बात कुर्सी छीनने के काउंटडाउन की। जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। एक तरफ सरकार ने एसीबी की ओर से उनके खिलाफ मांगी गई अभियोजन स्वीकृति को मंजूरी दे दी है, तो दूसरी तरफ स्वायत्त शासन विभाग ने भी हाईकोर्ट में अभियोजन स्वीकृति पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अब 2 हफ्ते बाद मामले पर सुनवाई होगी। एक बार फिर खतरे में मुनेश गुर्जर की कुर्सी। सरकार ने अभियोजन स्वीकृति को दी मंजूरी। एसीबी के कोर्ट में चालान पेश करते ही निलंबन तय। रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने का मामला जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर के गले की फांस बनता जा रहा है। ये तीसरा मौका होगा जब उनकी कुर्सी खतरे में आई है। करीब 4 महीने के इंतजार के बाद प्रदेश सरकार ने एसीबी को मुनेश गुर्जर के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है।
जिसकी फाइल पर शुक्रवार को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दस्तखत किए। अब एसीबी जैसे ही कोर्ट में चालान पेश करेगी, मुनेश गुर्जर का निलंबन तय हो जाएगा। मुनेश गुर्जर पे फर्जी पट्टे जारी करने का आरोप था। इसके हस्बैंड वगैरह रंगे हाथों पकड़ में आ गए थे और जांच करने के बाद में एसीबी को चार्जशीट फाइल करनी थी। चार्जशीट फाइल करने से पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है और डीएलबी के डायरेक्टर को जारी करनी पड़ती है, लेकिन वो जारी नहीं कर रहे थे। इससे हाईकोर्ट में रिट लगाई गई। रिट लगाने के बाद में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने डीएलबी के डायरेक्टर को न्यायालय में तलब किया था थ्रू वीसी। डबल एजी मिस्टर गिल अपीयर हुए थे उनकी तरफ से, डीएलबी के डायरेक्टर की तरफ से, और कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि साहब हमने सैंक्शन जारी कर दी है 6 तारीख को, और उसकी कॉपी भी दिखाई दी उन्होंने कि व्हाट्सएप पर कॉपी आ गई मेरे पास, और वो वीसी से अपीयर भी हो गए थे वो, और स्टेटमेंट दे दिया कि हमने जारी कर दी इसके अंदर। अब मामला 2 हफ्ते बाद रखा गया है ताकि ये तुरंत उनके पास पहुँच जाए एसीबी के पास और एसीबी चार्जशीट इसमें फाइल कर दे। इसके साथ ही हाईकोर्ट में स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से अभियोजन स्वीकृति में देरी पर जवाब दाखिल किया गया। मामले में डीएलबी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। दरअसल हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए स्वायत्त शासन विभाग से स्वीकृति नहीं देने को लेकर जवाब मांगा था। साथ ही 9 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया था। हालात ये कि जब हाईकोर्ट ये कहता है कि आप जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे, अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे भ्रष्टाचार के मामलों में, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो सारा मामला हुआ तब आप अभियोजन स्वीकृति देते हैं। सरकार का एक ही काम रह गया कि यदि कहीं भ्रष्टाचार का मामला पुराना है, अभियोजन स्वीकृति मत दो, उससे पैसे ले लो। तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार। रिश्वत मामले की जांच कर रही एसीबी ने अपनी प्रारंभिक जांच में मुनेश के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया था। इसके बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई थी। मामला 2 साल पुराना है। जानकारों की माने तो भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने पर एसीबी ने कांग्रेस के अलावा बीजेपी की नई सरकार को भी पत्र लिखे, लेकिन बाद में ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट चला गया। जयपुर मेयर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी हो गई। एसीबी जैसे ही न्यायालय में चालान पेश करेगी और उसकी सूचना हमारे पास आ जाएगी, उसके तुरंत बाद उसे उसके पद से निलंबित कर पद से हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो पार्षद हैं उनमें से किसी एक को मेयर का कार्यभार अस्थायी रूप से दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। एसीबी ने 4 अगस्त 2023 को नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के घर छापा मारा था। मुनेश के पति सुशील गुर्जर को 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सुशील गुर्जर पर आरोप था कि पट्टे जारी करवाने के लिए 2 दलालों के जरिए रिश्वत मांगी गई थी। मेयर के घर से तलाशी में एसीबी के पट्टे की फाइल मिली थी। इसके साथ ही 41 लाख रुपए भी मिले थे। नारायण सिंह के घर से भी 8,95,000 रुपए मिले। सबसे पहला हमारा जो काम था वो आज भ्रष्टाचार का अंत हो गया है। आज हम इस बात के लिए हाईकोर्ट माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, एसीबी को धन्यवाद देते हैं, और अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार जल्दी से इसकी अभियोजन स्वीकृति पे चालान पेश करे और इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, और उसके बाद जो भी रणनीति होगी हम सब लोग बैठ के तय करेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए जाने पर राज्य सरकार की ओर से मुनेश गुर्जर को पहले भी निलंबित किया जा चुका है। बाद में मुनेश गुर्जर ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुनेश गुर्जर महापौर के पद पर एक बार फिर से काबिज हो गई। अब सरकार की ओर से अभियोजन स्वीकृति मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय हो गया है। जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ जिले को बारिश के लिए प्रदेश का चेरा पूंजी माना जाता है। यहां की औसतन बारिश लगभग 1000 mm है। जिले में अभी हाल ही में हुई बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जान जोखिम में डाल लोग कर रहे रास्ता पार। कहां हो, कुछ तो करो सरकार। शिलान्यास के बाद क्यों छोड़ दी पुलिया अधूरी। जरा हम बेबसों की भी तो समझो मजबूरी। गुहार पर गौर कर।
बहते पानी के बीच रास्ता पार करते लोगों की तस्वीरें आपको भले ही नहीं परेशान करती हों, लेकिन जरा सोच कर देखिए, पानी के जिस प्रवाह के आगे अच्छे अच्छे के पांव उखड़ जाते हैं, वहाँ सामान्य ग्रामीणों की भला हिसाब ही क्या। नीचे उतर रहे हम लोग, बहुत जान का खतरा डाल के फिर उतर रहे, पूरा पुलिया टूट चुका है और पब्लिक जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारे बेचारे खड़ा रह के वापस कोई घर जा रहा है, कोई वापस अंदर पड़ के जा रहा है। ये बिल्कुल टूट चुका है यहाँ, यानी कि इस पुलिया का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तस्वीरें प्रतापगढ़ की है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। कई जगह पुलियाओं पर पानी बह रहा। एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट चुका है। हालात यहाँ है कि ग्रामीणों को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसलिए लोग जान हथेली पर रखकर पुलिया पार कर रहे हैं। ये हाल तब है जब जाखम नदी पर 180 मीटर लंबी पुलिया का शिलान्यास 1 साल पहले ही हो गया है। हमारे ग्राम पंचायत अम्बा में इस तरह के हालत बने हुए हैं पुलिया के। यहाँ से उतरने के लोग अपनी जान जोखिम में डाल के नदी को पार कर रहे हो। किसी को जाना हो भोंगाना पाठोड़ा जाना हो, नदी जहाँ से घूम के दरियावत तक जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ पुलिया का पहले से उधर हो चुका है, अभी तक बना नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अम्बाव गांव से पारसोला की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर, लेकिन पुलिया पर पानी बहने की स्थिति में उन्हें 40 किलोमीटर का सफर तय कर पारसोला पहुंचना पड़ता है। कई बार पुलिया पर पानी ज्यादा होने की वजह से लोगों को घंटों बैठकर पानी उतरने का इंतजार भी करना पड़ता है। जाखम नदी के पुल आए दिनों से मतलब चौमासे के टाइम में 4 महीने से ये पुल बंद रहता है और डिलीवरी बीमार होने के टाइम लोगों को काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ रही है। और साल भर पहले इसका शिलान्यास हो चुका है नंगराज जी विधायक के टाइम से, और आज तक इसकी कोई पुल की बनाने की कोई ये नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में ग्रामीणों को इन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, लेकिन प्रशासन सिर्फ चेतावनी जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाज की रिपोर्ट। अगली खबर धौलपुर से है, जहां बोधपुरा गांव में पार्वती नदी में डूबे 4 लड़कियों के शव निकाल लिए गए हैं। चारों लड़कियां रविवार सुबह ऋषि पंचमी के मौके पर पार्वती नदी पर नहाने गई थीं। पुलिस ने चारों शव को कब्जे में लेकर मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। गांव में एक साथ 4 बच्चियों की मौत से सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि धौलपुर के एसडीआरएफ के साथ ही भरतपुर से गोताखोरों की दूसरी टीम भी बुलाई गई। रविवार देर रात तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद अंधेरा होने की वजह से रात को रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा और इसके बाद सोमवार सुबह यानी कि आज फिर से पार्वती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 24 घंटे के बाद पार्वती नदी से चारों बच्चियों के शवों को बाहर निकाला गया। 5 औरतें गई, बड़ी बूढ़ी नहाने ऋषि पंचमी आई। 15-20 लड़की गई थी, बच्ची कछु बड़ी कछु छोटी, और बच्चे सब पार पर नहा रहे। इधर नेक बे थोड़े से आगे घुस गई, मतलब घुटनू पानी में पानी गिराए ऊपर से निकट से वो भागती। चारों की चार एक साथ चली गई है पानी में और ढूंढते रह गए, मिली ही ना कम। ऋषि पंचमी के पर्व पर 4 बच्चियां बोधपुरा गांव की जो पार्वती नदी में नहाने के लिए गई थी, कल जिनकी जो नदी में डूब गई थी, आज उनको एसडीआरएफ धौलपुर और एसडीआरएफ भरतपुर की टीम की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया है। आगे पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो गोताखोरों ने सभी शवों को नदी से बाहर निकाल लिया है। ये बेहद दुखद हादसा जिससे पूरे ग्रामीण परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि इस हादसे में एक ही गांव के 4 बच्चियों की मौत हो गई। 2 सगी बहनें बताई जा रही हैं, जिससे कि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। हालांकि शव को बाहर निकाल लिया गया है। लगातार कल से टीम की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इसके बाद आखिरकार शव को बरामद कर लिया गया। मिला सोमवार को राहुल को लापता हुए 9 दिन बीत गए। इस घटना के 9 दिन गुजरने के बाद पहली बार राहुल और आशीष के माता-पिता न्यूज़ 18 के कैमरे के सामने आए। न्यूज़ 18 संवाददाता विष्णु शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत में माता-पिता ने आंखों में आंसू लिए कहा कि उनका राहुल जिंदा है। सुनिए।
उठाया कि मम्मी मेरे को राहुल नहीं मिल रहा और मैं रास्ता भटक गया। नौ दिन बाद भी नहीं मिला राहुल। जमीन खा गई या आसमान गया निगल। न्यूज 18 पर पहली बार आए राहुल के माता पिता। एक्सक्लूसिव बातचीत में किया दावा, मेरा बेटा जिंदा है। तो मैं दूसरा जाए तो बहुत ही अच्छा है ना। औलाद की अर्थी उठाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, लेकिन उस माता पिता के दुख का अंदाजा लगाइए जिसके छोटे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस हत्या की आशंका जाहिर करते हुए नए सिरे से मामले की जांच में जुटी हो और बड़े बेटे का 9 दिन बाद भी कोई सुराग न मिल रहा हो। मिलना चाहिए राहुल सर। आपकी ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी दायर की गई, आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। हाँ, किसी ने पकड़ रखा हो। क्या लगता है आपको, क्या कहा है आपने उसमें? मेरे को तो ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ रखा हो। पकड़ रखा हो। जिंदा है राहुल। जिंदा है। जिंदा है। राहुल की मां ने न्यूज 18 संवाददाता से बातचीत में कहा कि पहली बार जब आशीष से बातचीत हुई तब उसने घर लौटने की बात कही थी। इसके 2 घंटे बाद 1 बजे फोन किया तो वो घबराया हुआ था। उसने जंगल में रास्ता भटकने और राहुल से बिछड़ने की बात कही थी। उस दिन क्या हुआ था फिर आखिरी बार, कब आपको फोन आया, क्या कहा? नहीं, उनका फोन नहीं है, मैंने फोन किया तो 11 बजे फोन बात हुई आशीष से, तो उसने कही कि हम आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में 2 घंटे बाद वो नहीं आए, फिर मैंने 1 बजे फोन किया तो वो इतना हड़बड़ा रहा था जो कि मम्मी मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा और मेरे को राहुल भी नहीं मिल रहा। तो फिर वो मतलब बहुत घबराया। फिर मैंने कही भाई मैं आ रही हूँ, तो बोलो आप मत आओ। तो मैंने कि मेरे भतीजे का लड़का है यहीं पे, तो मैंने कि मैं सन्नी को भेज रही हूँ, तो बोलो मम्मी भेज दो आप। तो वो बच्चा तुरंत ही 10 बच्चे कोई साथ में लेके तुरंत ही पहाड़ी पे चढ़ गया। उसने कही कि भाई आसू भैया आप घबरा मत, मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। तुरंत ही पहुंच गया, पर वो कहीं पर भी नहीं मिला उसको। अब इतने 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो वो मतलब वो दोनों ही बच्चे गायब हो गए। 11 बजे तो उसने ये बात नहीं कही कि राहुल नहीं है मेरे साथ। 11 बजे तो उसने यही कहा था कि हम आ रहे हैं। उसके बाद में फिर एक ही फोन आया आपको? उसके बाद में मतलब जब रास्ता भटकने की बात कही, कहा राहुल नहीं मिल रहा, उसके बाद में फिर कोई आपकी राहुल से बात नहीं हुई? राहुल से तो जाने के बाद में बात हुई ही नहीं। राहुल से तो नहीं हुई। आपने फोन किया था राहुल को? हाँ। कितनी बार किया होगा? राहुल को फोन किया था, आशीष से 11 बजे बात हो गई। हाँ। तो उसने कह दिया भाई आ रहा हूँ। हाँ। आ रहे हैं बोलो। हाँ। तो उसके बाद मेरी बात मैंने किया ही नहीं राहुल को। फिर बाद में वो 1 बजे आशीष से बात हुई, उसने वो बहुत हड़बड़ा रहा था, बोलो मेरे को राहुल नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने वो राहुल को बहुत फोन किए तो उसने मतलब फोन उठाया ही नहीं। न्यूज 18 संवाददाता ने उस मंदिर के पुजारी से भी दोनों भाइयों के बारे में पूछा जहां पिछले रविवार सुबह राहुल और आशीष ने पक्षियों को दाने डाले थे। कहां पर लास्ट बार अपने परिजनों को फोन किया, होम गार्ड को फोन किया, वो जगह हमने दिखाई जहां से वो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, वो हमने दिखाया। और आज न्यूज 18 राजस्थान की टीम उस मंदिर पर पहुंची, चिड़ी चुग्गा बालाजी के मंदिर पर, जहां पर राहुल और आशीष रविवार के सुबह सबसे पहले अपने घर से रवाना होने के बाद में इस मंदिर में पहुंचे थे। और इसी मंदिर में जो पहाड़ी की तलहटी में ये मंदिर बसा हुआ है, सामने की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, चिड़ी चुग्गा बालाजी का मंदिर। इसी मंदिर में सबसे पहले आशीष और राहुल ने चिड़ियों को दाना डाला। उसके बाद में वो यहाँ से जो दिखा रहा हूँ मेरे पीछे की तरफ तो ये मंदिर है, और मेरे जो राइट साइड में नहीं मैं दिखा रहा हूँ कि इसी जो मेरे दाहिनी तरफ ये
एक ये मंदिर जो चढ़ रहा है, रास्ता चढ़ रहा है सामने की तरफ, मैं दिखा रहा हूँ सामने की तरफ जो रास्ता चढ़ रहा है, इसी रास्ते से होकर के राहुल और आशीष मंदिर पहाड़ी पे जाने के लिए चढ़े थे। हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के बालाजी के महंत। पंडित जी, उस दिन क्या नजर आया था? उस दिन क्या हुआ था? सुबह सुबह राहुल और आशीष क्या करते हुए नजर आए थे आप? चुग्गे में गए थे, वो दाना डाला था बालाजी के दर्शन, लेकिन मैं आरती कर रहा था तो उनकी शक्ल नहीं देखा। अक्सर पहले भी आते थे यहाँ पर? हाँ, पहले कभी नहीं आए। पहले कभी नहीं आए, वो पहली दफे आए हैं। अच्छा। हाँ। क्या कर रहे थे रविवार सुबह को? हाँ, रविवार सुबह को चुग्गा डाला है और दर्शन करके गए हम आरती में। बालाजी की तरफ मुंह था हमारा। ठीक है। गौरतलब है कि राहुल पाराशर के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है। पुलिस और प्रशासन की ढिलाई की वजह से और परिजनों को आज तक किसी प्रकार का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देने की वजह से उनके परिजनों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में शरण ली है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका राज्य सरकार, डीजीपी और कमिश्नर को पक्षकार बनाते हुए लगाई गई है, जिस पे आज सुनवाई हुई ऑनरेबल जस्टिस श्री इंद्रजीत सिंह साहब और भुवन गोयल साहब की बेंच में। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसमें इन सबको नोटिस जारी करते हुए प्रगति रिपोर्ट मंगाई गई है और 20 तारीख पे मामले को सूचीबद्ध करने हेतु निर्देशित किया गया। दोनों के पिता सुरेश पाराशर शास्त्री नगर में ही कांजी बड़ी की दुकान चलाते हैं। राहुल एमए की पढ़ाई कर रहा है, जबकि आशीष बीए की पढ़ाई कर रहा था। दो जवान बेटे, उनका जाना, अच्छे से घूमते हुए जाना, उसके बाद में एक बेटे का अगले दिन शव मिलना, दूसरे बेटे, बड़े बेटे का ना मिलना, ये एक परिवार, इस दुख से ज़्यादा जो परिवार से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। तो हम भी उम्मीद यही करेंगे और लगातार उम्मीद करते हुए भी आ रहे हैं पहले दिन से, जब हम इसी पहाड़ी पर गए थे, कि राहुल किसी भी तरीके से घर लौटे, अपने माता पिता को मिले और वहीं पर आशीष की मौत का राज क्या है वो भी खुले। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों ने आज प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। उनका आरोप है कि 4 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही। खाद्य सुरक्षा विभाग के हालात ये हैं कि वहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जगह लैब टेक्नीशियन, कनिष्ठ सहायक और रेडियोग्राफर सैंपल लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। कब होगी एफएसओ की भर्ती? डेपुटेशन कर्मी सरकार पर भारी। चयनितों को नहीं मिली नौकरी। अभ्यर्थियों का फूटा आक्रोश। चिकित्सा विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी एफएसओ के पद पर डेपुटेशन पर आए कर्मचारी सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। इनके कारण चयनित अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। अब इन अभ्यर्थियों का सब्र जवाब देने लगा है। यही वजह है कि नौकरी की आस लगाए 2022 के चयनित अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। हमारे यहाँ राजस्थान में आज तक 2022 चल रहा है, उस एक्ट के आने के बाद से कोई परमानेंट खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती नहीं हुई है और ये डेप्यूटेशन पे ही चल रहा है पूरा विभाग। ये बहुत बड़ी समस्या है। 2 बार भर्ती निकाली गई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। हम सभी 2022 में निकाली गई भर्ती के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। हमारा पेपर वर्क सब पूरा हो चुका है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन चेक हो चुके हैं, पर सरकार से हमें अभी तक, विभाग से हमें अभी तक कोई नियुक्ति का आदेश नहीं मिला है। एफएसओ खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो भर्ती 2022 है उसमें अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी हूँ। मेरी ये मांग है सरकार से कि हमारा पूरा परिणाम आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बावजूद डिपार्टमेंट इन प्रतिनियुक्ति वाले लगे कर्मचारियों के साथ मिलकर इस भर्ती प्रक्रिया को रोकना चाहता है। उनका उद्देश्य एकमात्र है कि इन प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के साथ मिलकर यहाँ भ्रष्टाचार करना विभाग में। साल 2006 में एफएसओ एक्ट आने के बाद से अब तक विभाग में एक बार भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। साल 2019 में 22,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और 300 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन फिर ये भर्ती प्रक्रिया अधर में लटक गई। साल 2022 में फिर से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इस भर्ती परीक्षा में 50,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। इन चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज और पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन फिर से डेपुटेशन पर लगे कार्मिकों ने कोर्ट के जरिए स्टे लगाया। 2022 में ये सेकंड वैकेंसी निकली 200 पदों पर। इसमें 50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। इसमें सिंगल का रिजल्ट आने के बाद में अनुशंसा डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। डिपार्टमेंट ने हमारा पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करवा लिया है। अब हमारी केवल ज्वाइनिंग बाकी है।
वो ज्वाइनिंग होने से पहले इस पे स्टे आ चुका है। चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि वर्तमान में एक भी नियमित खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार नहीं कर पाई, जबकि 96 कार्मिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर डेपुटेशन पर कार्यरत हैं। डेपुटेशन पर लगे कार्मिकों में लैब टेक्नीशियन, कनिष्ठ सहायक, रेडियोग्राफर जैसे कर्मचारी शामिल हैं। ये चयनित अभ्यर्थी सरकार से प्रमुख मांगे कर रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2022 के चयनितों को तुरंत नियुक्ति प्रदान करें। एफएसओ पद पर जो डेपुटेशन पर लगे हैं उनको नियमित भर्ती होने तक रखा गया था। अब नियमित भर्ती हो गई है तो उनका डेपुटेशन निरस्त किया जाए। साथ ही सरकार को भर्ती को अटकाने वाले डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भर्ती आराम से पूरी एग्जाम हो गए। एग्जाम होने के बाद में जब 1 गुना का रिजल्ट आ गया, उसके बाद में प्रतिनियुक्ति पे लगे हुए कार्मिक कोर्ट में जाते हैं कि ये ट्रेनिंग चाहिए पहले। तो सर ये कहाँ का न्याय है कि एग्जाम की अनुशंसा होने के बाद में वो लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग होनी चाहिए पहले, जबकि ये ट्रेनिंग तो कहीं होती नहीं है। इसी 2019 में 22,000 और 2022 में 50,000 अभ्यर्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद की भर्ती में शामिल हुए थे। चयनित होने के बावजूद इन अभ्यर्थियों को पोस्टिंग नहीं मिलना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कोर्ट में अगर मामला चला भी गया तो सरकार को मजबूत पैरवी करनी चाहिए ताकि चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ ग्रस्ती की रिपोर्ट। तो वही बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। 9 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 600 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। साल 2004 से भारत और अमेरिका के बीच हर साल ये युद्धाभ्यास बारी बारी से आयोजित किया जाता है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का आगाज 9 से 22 सितंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। तकरीबन 1200 से ज्यादा सैनिक ले रहे हैं हिस्सा। एशिया के सबसे बड़े महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। दोनों देशों की सेना के जवान अपने अपने हथियारों की दक्षता को अलग अलग हालातों में परखेंगे और आतंकवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की आंतरिक क्षमता को बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर एक साथ काम करने की संभावनाओं को मजबूत करना है। एशिया की सबसे बड़ी महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में आज से भारत और यूएसए की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का शुभारंभ हो चुका है और आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे भारतीय सेना के वो जवान हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस है और अब अगले 14 दिन तक ये दोनों ही देशों की सेनाएं मिलकर यहाँ युद्धाभ्यास करेगी और दोनों एक दूसरे की टेक्निक को यहाँ सीखने का प्रयास करेगी। अलग अलग युद्धाभ्यास के आयोजन किए जाएंगे जिसके माध्यम से दोनों जो देश के सैनिक हैं वो अपनी अपनी तकनीक को साझा करेंगे और इसका उद्देश्य केवल मात्र यही है कि दोनों देश की सेनाएं अगर कहीं साथ में काम करती है तो उनका कोऑर्डिनेशन बना रहे और उनके एक दूसरे के वेपन्स को वो समझ सके और उनके वेपन्स को ऑपरेट भी कर सके। पहली बार इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा, जिसकी मारक क्षमता 310 किलोमीटर है। 6 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ एक ही पॉड में समाहित है, जिसे आर्मी टैक्टिकल मिसाइल के रूप में जाना जाता है। युद्धाभ्यास में भारत की साउथ वेस्टर्न कमांड के 600 और अमेरिका के 600 जवान हिस्सा ले रहे हैं। और वो करेंगे इस बीच अजमेर से मिल रही बड़ी खबर का एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक 2021 से मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दे। बाबूलाल कटारा से पूछताछ लगातार जारी है। 6 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। बाबूलाल कटारा से एसओजी लगातार पूछताछ कर रही है। अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। सेक्रेटरी और एसआई परीक्षा से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी इस पूछताछ में मौजूद हैं। अशोक लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अशोक, क्या अपडेट मिल पा रहा है? पूछताछ अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, 7 घंटे होने को आए हैं। पूछताछ अभी भी जो बाबूलाल कटारा है उनसे की जा रही है। ऑफिस की छुट्टी हो गई है। तमाम जो अधिकारी कर्मचारी थे जो एसआई भर्ती से संबंधित
थे उन्हें रोका गया है। जो सेक्रेटरी हैं वो खुद रुके हुए हैं, बाकी जो अधिकारी कर्मचारी और जो स्टाफ था उनको यहाँ पर जो है वो चले गए हैं। बाकी से अभी जो है पूछताछ की जा रही है और इस मामले में गहनता से पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल, लगातार तो कई सारे अधिकारी कर्मचारी जा भी चुके हैं, लेकिन अभी भी बाबूलाल कटारा से पूछताछ की जा रही है। कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आप नजर बना रखिएगा। अशोक, बहुत धन्यवाद आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए आज की फाइट। नमस्कार।